एक एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग की शो की हुई है और एक एग्जांपल मैंने शो की हुई है वाटर की। आपको पता है कि जब हम लोग स्ट्रिंग को लेते हैं तो स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, एक एंड को हम लोग मजबूत एंड से बांध देते हैं, दूसरे एंड को क्या कर लेते हैं, हम लोग हाथ से पकड़ लेते हैं। जब तक हम हाथ को किसी किस्म का झटका नहीं देते, उसके अंदर किसी किस्म की वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती, वो बिल्कुल क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में। जैसे आप लोगों को ये लाइन की शक्ल नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये जाहिर कर रही है कि ये स्ट्रिंग की बेसिकली क्या है, मीन पोजीशन है, या हम लोग क्या कहते हैं, ये स्ट्रिंग की क्या है, रेस्ट पोजीशन है। ठीक है। जैसे ही हम लोग रस्सी को झटका लगाते हैं तो आप लोग याद देखते हो कि रस्सी में इस किस्म की जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, इस किस्म की वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। अब जो मैंने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की, मैंने तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की थी सिर्फ इस पार्टिकल्स में। जब मैंने इस पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या पैदा होना शुरू होगी, वेव पैदा होना शुरू होगी। तो क्या आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ है, वो वेव मोशन के टॉपिक में सीखा होगा कि किसी भी मीडियम के अंदर वेव्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब उसमें उस मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर क्या आती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब तक उसको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी तब तक उसके अंदर किसी किस्म की वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जैसे ही मैं रस्सी को झटका देता हूं तो रस्सी को झटका देने से क्या हुआ कि रस्सी के इन पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस मिली। जैसे इन पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस मिली तो इन पार्टिकल्स में क्या हो गई, वेव्स प्रोड्यूस हो गई। जैसे ही यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रही है तो इन पार्टिकल्स ने क्या किया, वो डिस्टर्बेंस अगले पार्टिकल को ट्रांसफर कर दी। जब वो अगले पार्टिकल्स को गई तो उन पार्टिकल्स ने भी क्या किया, अपनी सरफेस पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। उनके वाइब्रेट करने से क्या हो गया, वो पार्टिकल भी वेव की शक्ल में, उन पार्टिकल ने भी क्या किया, अपनी डिस्टर्बेंस को अगले पार्टिकल्स को दे दिया। यानी कि जैसे जैसे डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर हो रही है वैसे वैसे अगले अगले पार्टिकल्स में क्या प्रोड्यूस होती जा रही है, वेव्स प्रोड्यूस होती चली जा रही हैं। अब मैंने जो अपनी मस्कुलर एनर्जी थी, वो मस्कुलर एनर्जी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इन पार्टिकल पे यूज की। अब वो मस्कुलर एनर्जी को यूज करने से इन वेव्स ने क्या किया, मेरी मस्कुलर एनर्जी को ट्रांसफर किया, या यहां से यहाँ पे, फिर यहां से यहाँ पे, फिर यहां से यहाँ पे, फिर यहां से यहाँ पे। तो इट्स मीन दैट जो मैंने एनर्जी प्रोड्यूस की थी या जो मैंने मस्कुलर एनर्जी लगाई थी, वो क्या किया, इन वेव्स ने उस एनर्जी को इस एंड से कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इस एंड तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेव्स हैं ये क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, कहां से, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। बात समझ आ गई? यानी कि इस तरीके से वेव जो है वो ट्रांसफर करेंगी कहां से, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे। इज इट क्लियर? समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मैंने वाटर्स की शो की हुई है। यानी कि अगर देखें यहाँ पे, अगर आपको शक्ल डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपको वाटर उछलता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वाटर के अंदर क्या फेंका है, कोई ना कोई कंकर फेंका है, कोई ना कोई पत्थर फेंक दिया। ठीक है। लेकिन पत्थर फेंकने से पहले वाटर क्या था, बिल्कुल अपनी रेस्ट पोजीशन में था, उसके अंदर किसी किस्म की वेव प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उसके अंदर एक पत्थर फेंका, तो जैसे ही पत्थर फेंका, पत्थर कहाँ गिरा, सिर्फ पत्थर सिर्फ इस हिस्से में गिरा। पत्थर सिर्फ, डिस्टर्बेंस जो आई थी वो सिर्फ इन पार्टिकल्स को मिली थी। जैसे इन पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस मिली तो ये इन पार्टिकल्स में क्या प्रोड्यूस हो गई, वेव प्रोड्यूस हो गई। और ये डिस्टर्बेंस वेव की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होते होते कहां चली गई, वाटर के एंड तक। तो इसका मतलब यह है कि डिस्टर्बेंस तो, एनर्जी तो उसने, कंकर ने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई की थी, लेकिन वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल होके कहां चली गई, वाटर के एंड तक चली गई। तो इट्स मीन दैट कि जो वेव्स हैं वो एक जगह की एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं कहां पर, दूसरी जगह पे। ठीक है। तो इस बात से क्लियर हो गया एक्टिविटी नंबर, आप लोगों की वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी के अंदर जो उससे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, नीचे उसको रीड आउट करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बेसिकली किस तरीके से जो है वेव्स जो है वो ट्रांसफर करती हैं किसको, एनर्जी को। तो इज इट क्लियर बेटा, समझ आ गया ये टॉपिक? यस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। किसकी डिस्कस करेंगे हम लोग, रिलेशनशिप किसके बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख दो इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड के अकॉर्डिंगली बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? ये कभी कभी वो शॉर्ट में भी पूछ लेता है और कभी कभी वो लॉन्ग में भी पूछ लेता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है। तो देखो वेव बेसिकली क्या है, डिस्टर्बेंस है। अभी मैंने बताया कि किसी भी मीडियम के अंदर उस वक्त वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती जब तक उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ना करे। तो वेव बेसिकली क्या है, एक डिस्टर्बेंस है किसके अंदर, इन अ मीडियम। और वो डिस्टर्बेंस क्या करती है, ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर।
ठीक है, यानी कि वो जब डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो तो वेव प्रोड्यूस होंगी, तो वेव क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, ठीक है, एंड हेंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। जाहिर सी बात है, जब वो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करती हैं तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करती हैं, तो उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है किसकी, ट्रैवलिंग की। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th के अंदर किया हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके है, डिस्टेंस ओवर टाइम, या v इज इक्वल टू d बाय t, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। कहता है कि अगर टाइम टेकन बाय द वेव्स इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, यानी कि एक वेव जितना टाइम लेती है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जितना टाइम लेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हमेशा हम लोग किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल टी से। किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल टी से। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी, और उतने टाइम में जो वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ आप लोगों को पता है कि टोटल लेंथ ऑफ द वेव होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो ऑटोमेटिकली ये हो गया कि जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट होगा किससे, लैम्डा से, और जो ये टाइम टी है ये रिप्रेजेंट होगा टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी से। यानी कि ये डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होगा, लैम्डा से, क्योंकि ये वेव डिस्टेंस है, और ये टाइम किससे रिप्रेजेंट होगा, टाइम पीरियड कैपिटल टी से। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाय टी, यानी कि d की जगह पे लैम्डा और स्मॉल t की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल t। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इधर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय t, यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था, बट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली रेसिप्रोकल है किसका, फ्रीक्वेंसी का, यानी कि 1 आवर टी इज इक्वल टू किसके है, एफ के। तो मैं यहाँ पे 1 आवर टी की जगह पे क्या लिख लूंगा, एफ, और आगे क्या आ गया, लैम्डा। तो जो हमारी वेव रिलेशनशिप हुआ वो क्या हो गया, v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। इज इट क्लियर, समझ आ गई बेटा यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो शेयर कर सकता है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ये हमने v इक्वल एफ लैम्डा क्यों लिखा है? बेटा मैंने यही बताया कि ये जो 1/t है ये क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि इनवर्स है किसका, फ्रीक्वेंसी का। 1 आवर टी जो है ये इक्वल है f के। तो इस 1 आवर टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, f, और आगे क्या आ गया, लैम्डा आ गया। तो जो रिलेशन है हमारा वो क्या बन गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और इसी रिलेशन को हमने डिस्क्राइब करना था किसके दरमियान में, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद एग्जांपल 10.2। कौन सी एग्जांपल है, 10.2? कौन सी एग्जांपल है, 10.2? अ वेव मूव ऑन अ स्लंकी। कहता है एक वेव है जो मूव कर रही है ऑन स्लंकी। स्लंकी पता है ना किसको कहते हैं हम लोग, जो स्प्रिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लंकी कहते हैं, ठीक है। विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्ज। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितना है उसका, 0.4 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? टू फाइंड क्या करना है हमने, v फाइंड करना है। और v का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अभी हमने फाइंड किया था। नीचे हम लोग क्या करेंगे, f की वैल्यू 4, लैम्डा की वैल्यू 0.4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1.6। क्या आएगा, 1.6 ms माइनस 1। इज इट क्लियर, समझ आइए आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। अच्छा बेटा, यहां तक आज का टॉपिक है। कल परसों हम लोग इंशाल्लाह करेंगे रिपल टैंक। क्या करेंगे, रिपल टैंक। आज की जो डायरी है वो सुनो आप लोग। और बेटा कल मैंने आप लोगों से परसों क्लियर बोल रहा हूं कि परसों मैंने ये डायरी सुननी है, ठीक है। पेज नंबर आओ आप लोग 2 पे, पेज नंबर 2 पे पहुंचियो। यस सर। मोशन ऑफ अ mass motion attached to of a string, mass attached to string, and the mass attached to spring, ठीक है।